very good morning to all my dear students, and once again welcome you all to my channel Productive Studies Social Science with Sheetal Ma'am. अभी रिसेंटली आपने क्या देखा है अपने आसपास में कि हमारे जो विधानसभा इलेक्शंस या जिन्हें हम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस कहते हैं, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स फ्रेम की जाती है, चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इलेक्ट किया जाता है, उन इलेक्शंस को अभी हमने फिलहाल बहुत नजदीक से देखा है। कल परसों ही आपका इलेक्शन का रिजल्ट आया है ना, तो आई एम श्योर इस वक्त पे जो बेस्ट चैप्टर आप एसोसिएट करके एक प्रैग्मेटिक एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो आप समझ पाओगे वो है आपका हमारा आज का टॉपिक, जो है आपका पॉलिटिकल पार्टीज। क्लियर? तो अभी कुछ दिनों पहले आपके घर में लोग आए होंगे, अपनी पॉलिसीज बताई होगी, किसी ने कहा हमें वोट करो, किसी ने कहा हमें वोट करो। तो इसी सिस्टम को आज हम पूरे तरीके से समझेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है या नहीं है, और अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है। ओके, सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ अलग अलग आपको सिंबल्स नजर आ रहे हैं ना, और इन कुछ सिंबल्स के साथ हम अपने इन इलेक्शंस को भी एसोसिएट कर पाए, क्योंकि इन्हीं में से किसी ना किसी ने वोट डाला है, राइट? तो ये है आपके डिफरेंट पार्टीज के पॉलिटिकल सिंबल्स, जिनकी पहचान के बेसिस पे हम उन पर्टिकुलर पार्टी को वोट अपना कास्ट करते हैं। सीक्रेट बैलेट के थ्रू करते हैं, या फिर अब हमारा ईवीएम का सिस्टम आ गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, राइट? तो अभी आप देखिए, सबसे पहले जब हमने पॉलिटिकल पार्टी को समझना है तो हम सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर, होते क्या हैं, ये क्या है ये पॉलिटिकल पार्टी, देन हमारे लिए क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, एंड देन व्हाई डू वी नीड देम, कि क्या हमें इनकी जरूरत है या ये वैसे ही अपने आप बन के सोसाइटी का एक हिस्सा बन चुके हैं और अपने आप को हमारे ऊपर थोपते हैं। तो इन सब चीजों को हम जो है क्लैरिटी से, पूरे डिस्क्रिप्शन से समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, क्या हमारे लिए करती है, और क्या इनका होना जरूरी है या नहीं। सबसे पहले हम इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करते हैं। डिफाइन करेंगे हम पॉलिटिकल पार्टी को। अ पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल और बॉडी, क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल और बॉडी हु हैव कम टुगेदर, जो एक साथ आए हैं क्योंकि दे वांट टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। और उनका मकसद क्या है पावर में आने का? टू रन द अफेयर्स ऑफ द कंट्री। इनका मकसद है कि ये देखिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है या फिर कोई बॉडी होती है जो ऑर्गेनाइज तरीके से बनाई गई है, एक बॉडी, उनकी कुछ आइडियोलॉजी है, उन आइडियोलॉजीज के बेसिस पे वो काम करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, अपना एजेंडा उन्हें देते हैं कि अगर आप हमें चूज करोगे तो हम आपके लिए ये करेंगे। तो उनका मकसद क्या है? दे वांट टू कैप्चर पावर, दे वांट टू कम इनटू पावर। और पावर में क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि वो गवर्नमेंट फ्रेम करना चाहते हैं। गवर्नमेंट फ्रेम करके वो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज को हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से, an organized group of people or body who seek to capture political power through the process of election in order to run the affairs of the government. Is it clear? Political party in a simplest definition क्या है? Group of people जो इकट्ठे काम कर रहे हैं, किसी आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, और उनका मकसद है पावर में आना ताकि वो गवर्नमेंट बना सके और गवर्नमेंट को रन कर सके। ये है आपका पॉलिटिकल पार्टी का एक बेसिक डेफिनेशन। क्लियर? लेकिन हमें पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझना है, क्योंकि ये फुल फ्लेज टॉपिक के फॉर्म में हम इसको यहाँ पर कर रहे हैं। A political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. Why are they contesting election? क्यों लड़ रहे हैं ये इलेक्शन? क्योंकि ये पावरफुल होना चाहते हैं, और पावरफुल होके गवर्नमेंट बनाते हैं, पावर में आके गवर्नमेंट बनाते हैं, और फिर गवर्नमेंट जो है लोगों के लिए काम करती है। They agree on some policies and program for the society with the view to promote a collective good. इनका मकसद क्या है? बेसिक मकसद क्या है यहाँ पर? पावर में आना तो है ही है, क्योंकि पावर में जब तक नहीं आएंगे तो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि ये लोग जनता के लिए काम करते हैं, कलेक्टिव गुड, जनता की भलाई के लिए
काम करते हैं। देखिए, जब मैंने कहा जनता की भलाई के लिए पॉलिटिशियंस काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में बहुत सी और बातें आई है। आप करप्शन से, हम सब लोग जो हैं कहीं ना कहीं करप्शन से पॉलिटिकल पार्टीज को जोड़ते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इस एस्पेक्ट को डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टीज को उस तरीके से समझना चाह रहे हैं जिस तरीके से ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और वो है इलेक्शंस कंटेस्ट करके गवर्नमेंट को फ्रेम करना। तो अभी हम सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको समझेंगे, राइट। सो दे हैव अ एक मोटिव रहता है इनका, वो है कलेक्टिव गुड, दैट मीन्स जनता, कलेक्टिव मीन्स सबकी भलाई के लिए काम करना इनका मकसद है। Since there can be different views on what is good for all the parties, they try to persuade people why their policies are better than the other. तो एक पार्टी आएगी, दूसरी पार्टी आएगी, हमें कन्विंस करने की कोशिश करती है ना कि हमारे एजेंडा में ये सब कुछ है, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपके स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज अच्छी कर देंगे, हम आपके यहाँ स्कूल खोलेंगे, हॉस्पिटल्स खोलेंगे, कोई कहता है कि हम बिजली मुफ्त दे देंगे। क्लियर। तो हमें कन्विंस करते हैं, एक पार्टी अपनी पॉलिसीज बताती है, दूसरी पार्टी अपनी पॉलिसीज बताती है, और हमें कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हम बेटर है उनसे, इसलिए आप हमारे फेवर में वोट डालिए। परसुएड करते हैं लोगों को, कन्विंस करते हैं लोगों को। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। और जब ये जीत जाते हैं, ये क्या चाहते हैं कि हम पॉलिसीज अपनी बताएं, एजेंडा बताएं, लोग हमें वोट करें। जब हम जीत जाएंगे तो इन पॉलिसीज को हम लोगों के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका पॉलिटिकल पार्टीज का, जो इस तरीके से काम करता है। ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल कौन होंगे? जिनकी सेम एक जैसी सोच होती है, क्योंकि आप काम उसी के साथ कर सकते हो ना जिसकी आपकी तरह सोच होगी। अगर डाइवर्जिंग व्यूज होंगे तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। क्लियर। तो ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वर्किंग टुगेदर, उनका मकसद है पावर में आना और फिर गवर्नमेंट को रन करना। कुछ पॉलिसीज, कुछ एजेंडाज वो लोगों के सामने रखते हैं, जिनके बेसिस पे लोगों को कन्विंस करते हैं। लोग अगर कन्विंस हो जाते हैं तो उनके फेवर में वोट डालते हैं और उनको जिताते हैं। वंस दे आर इन पावर, दे फॉर्म द गवर्नमेंट एंड देन दे वर्क फॉर द पीपल। ये आपका बेसिक फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का। क्लियर। देन Does parties reflect fundamental political division of the society? तो कहीं ना कहीं आप देखो कि पॉलिटिकल डिविजन, पार्टीज जो हैं वो बेसिक यूनिट है लोगों को पॉलिटिकली डिवाइड करने का, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है। तो कुछ लोग हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं, दूसरे लोग हैं वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट करते हैं। ऐसे ना जाने कितने लोग कितनी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अपने आप को जोड़कर चलते हैं। तो वो बट गए ना, अपने आप में लोग बट गए। कोई कांग्रेस के लोग हैं, कोई बीजेपी के लोग हैं, कोई आम आदमी पार्टी के लोग हैं, या रीजनल पार्टीज आपने देखा अलग अलग स्टेट्स में कितनी होती है, कोई किसी के साथ जुड़ा है, कोई किसी के साथ जुड़ा है। तो फंडामेंटली पॉलिटिकल पार्टीज ने डिवाइड कर दिया है लोगों को, इसलिए कहा जा रहा है पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन इन द सोसाइटी। Parties are about the part of society and thus involve partisanship. Partisanship क्या होता है कि जब आप एक पार्टी के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हो ना, तो आप उसके ऊपर अंधभक्त हो जाते हो। आप उसकी हर बात पे बिलीव करते हो, उस पार्टी की हर आइडियोलॉजी को आप मानते हो कि ये सही है और हमें इसको फॉलो करना है। क्लियर। तो अंधभक्त को कहते हैं पार्टिजनशिप। तो जब लोग पॉलिटिकली डिवाइड हो जाते हैं तो वो अपने आप ही प्रोपोगेट करने लगते हैं कि ये बीजेपी की तो ये पॉलिसी है और बीजेपी बहुत बिल्कुल सही है, कांग्रेस की ये पॉलिसी है, कांग्रेस बिल्कुल सही है। तो हम जब किसी पार्टी के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं, हमें उनके बिलीफ्स में अपना बिलीफ हमें उनमें नजर आने लगता है। इसे कहते हैं पार्टिजनशिप, अंधभक्त। Then thus the party is known by which part it stands for, which policies it support and whose interest it uphold. तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने फीचर्स के कारण जानी जाती है कि किस तरीके की आइडियोलॉजी पे वो काम करते हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों के लिए क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। क्लियर। जैसे आपको मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ, समझ में आ जाएगी बात आपको। जैसे बीजेपी है, बीजेपी को कहीं ना कहीं हिंदुत्व के साथ जोड़ा जाता है। क्लियर। तो वो उनकी बेसिक आइडियोलॉजी है, राइट।
देन अ पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट्स। यहां तक हमारी डेफिनेशन क्लियर हुई है पॉलिटिकल पार्टी की, कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ग्रुप ऑफ पीपल है, दे वर्क टुगेदर, दे सीक टू कैप्चर पावर, दे कंटेस्ट इलेक्शंस एंड दे कंटेस्ट इलेक्शन टू फ्रेम द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में आने के बाद दे वांट टू वर्क फॉर द कलेक्टिव गुड ऑफ द सोसाइटी। उनकी कुछ आइडियोलॉजीज होती है जिसके अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। 3 कंपोनेंट्स है आपके पॉलिटिकल पार्टीज का। नंबर 1 लीडर्स, नंबर 2 एक्टिव मेंबर्स, नंबर 3 फॉलोअर्स। और ये सारा सिनेरियो अभी रिसेंटली हमने देखा है। क्लियर? लीडर्स कौन है? लीडर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कौन कंटेस्ट करेगा, किस सीट से किसको इलेक्शन लड़ना चाहिए, किसको, क्योंकि आप देखिए पॉलिटिकल जो ग्रुप है, जो पॉलिटिकल पार्टी का ग्रुप है, उसमें इंटरनली भी एक हायरार्की होती है। सभी लोग एक लेवल पे काम नहीं करते हैं। क्लियर? कुछ लोग हैं जो बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वो सीनियोरिटी में बहुत आगे है, तो वो सीनियर लीडर्स होंगे ना, वही लोग डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज में ये लीडर्स रहते हैं जो डिसाइड करेंगे कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसको वोट दिया जाना चाहिए, किसको नहीं दिया जाना चाहिए। एक्टिव मेंबर्स, और यहाँ पे देखिएगा लीडर्स में वो लोग भी आते हैं जो पार्टी को लीड करते हैं, जो कंटेस्ट करेगा इलेक्शन, और इलेक्शन में हारेगा या जीतेगा। वोट दिया उसको तो वो जीत गया, वो लीडर बन गया। हार गया तो फिर वो लीडर नहीं रहेगा, वो एक्टिव मेंबर, वो मेंबर रहेगा पार्टी का। राइट? एक्टिव मेंबर्स कौन होते हैं? एक्टिव मेंबर्स होते हैं जो लीडर्स को जिताने के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन को हम जीतें, लोगों को इकट्ठा करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, कहाँ पे कैंपेन होना चाहिए, किस बात पे कैंपेन होना चाहिए, क्या हमारा एजेंडा रहेगा। ये लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पूरी पार्टी की पॉलिटिक्स में, बैठकों में हिस्सा लेते हैं, आपके जो लीडर है उनके साथ चलते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, इलेक्शंस में उनकी कैंपेनिंग के प्रोसेसेस को देखते हैं, और इनकी भी कहीं ना कहीं ये होप्स एंड एस्पिरेशंस होती है कि कल को हमें भी टिकट मिलेगा और हम भी इलेक्शन जीत के एमएलए या एमपी बनेंगे। क्लियर? इन्हें हम कहते हैं एक्टिव मेंबर्स, जो बहुत एक्टिवली पार्टी के लिए काम करते हैं। और उसके बाद आता है आपका फॉलोअर्स। फॉलोअर्स में क्या होता है? अभी आप देखो कहीं पर कैंपेन है, कहीं पर किसी लीडर ने आना है, उसका कोई प्रोग्राम है, उसके साथ उसके बहुत सारे एक्टिव मेंबर्स भी साथ में आ रहे हैं, लेकिन अगर वहां पर जनता नहीं होगी, सुनने वाला कोई नहीं होगा, तो किससे बात करेगा एक पॉलिटिकल लीडर? क्लियर? आप जब भाषण दे रहे हैं, जब एक पॉलिटिकल लीडर भाषण दे रहा है, तो कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो यहाँ आती है आम जनता। फॉलोअर्स मीन्स पब्लिक, आम जनता जो बीजेपी को फॉलो करना चाहते हैं। तो जब बीजेपी के लीडर का भाषण है तो वहां पर लोगों में आपको बीजेपी के सपोर्टर्स जो हैं वो बैठे हुए देखने को मिलेंगे। आम जनता में बीजेपी के सपोर्टर्स जो हैं उनको हम कहेंगे फॉलोअर्स। बीजेपी ही अकेला नहीं है, कांग्रेस के फॉलोअर्स है। कांग्रेस का अगर भाषण है, कांग्रेस के किसी सीनियर लीडर का भाषण है, तो वहां पर लोग देखा अपने सपोर्टर्स आए होते हैं, तो वो कौन है? वो फॉलोअर्स हैं जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उन्हें इलेक्शंस में वोट डालना चाहते हैं और चाहते हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बने। या फिर आम आदमी पार्टी के लीडर्स होते हैं, या कोई भी और पार्टी है, यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं किया जा रहा। क्लियर? तो 3 चीजें हैं। लीडर्स जो लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे, इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे और बाद में एमएलए एमपीज बनेंगे। एक्टिव मेंबर्स जो इन लीडर्स के सपोर्ट में काम करेंगे कि पार्टी को जिताना जरूरी है, तो पार्टी तब जीतेगी जिस कैंडिडेट को प्रोजेक्ट किया है पार्टी ने, जब वो जीतेगा। तो यहाँ पर आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट इस भावना से नहीं काम करना कि मुझे तो नहीं कैंडिडेट बनाया ना, मुझे तो नहीं वोट, मुझे तो नहीं टिकट मिली है, तो जिसको मिली है वो अपने आप काम करेगा। अगर ऐसा होगा तो फिर अगर वो इंसान जिसको कैंडिडेट बना के प्रोजेक्ट किया है, अगर वो हारेगा तो वो अकेली उसकी हार नहीं है, वो पूरी पार्टी की हार है। तो एक्टिव मेंबर्स वो होते हैं जो इस कैंडिडेट को जिताने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, कैंपेनिंग के थ्रू मास सपोर्ट इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। और फॉलोअर्स होते हैं हम जैसे आम लोग जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं और उनको हम अपना वोट कास्ट करते हैं। तो जब भी भाषण है
कहीं पर कैंपेनिंग हो रही है, कोई लीडर आया है, तो हम जैसे लोग उनको सुनने के लिए जाते हैं। आम जनता जिसे कहते हैं, आम जनता देखो बटी हुई है, कोई एक पार्टी को फॉलो करती है, कोई दूसरी पार्टी को फॉलो करती है। तो जिस पार्टी का जहां भाषण है, कोई प्रोग्राम है, तो उसके हिसाब से हम लोग मूव करते हैं। तो ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसमें कि लीडर्स आते हैं, एक्टिव मेंबर्स आते हैं और फॉलोअर्स आते हैं। तो यहाँ आपका क्वेश्चन जो है 5 नंबर में बन सकता है, वो आपका आ जाएगा कि व्हाट डिफाइन व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, why political parties are important, and what are the 3 basic components of political parties। तो ये आपका 3 नंबर में अलग से क्वेश्चन, या फिर डेफिनेशन के साथ पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है। क्लियर? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। उसके बाद आप देखेंगे अलग अलग एक्टिविटीज जो है लोग करते हुए पॉलिटिकल, जब इलेक्शंस आ रहे होते हैं तो इस तरीके के कैंपेनिंग होती है ना, बैनर्स बनती हैं, पेंटिंग्स होती है, और आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, तो फेसबुक और जितने भी आपके ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज किया जाता है अपनी कैंपेनिंग करने के लिए, राइट। देन नेक्स्ट आपका 5 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या फंक्शंस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए परफॉर्म करती है। तो इन फंक्शंस को जब आप समझोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फंक्शंस जब इतने इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टीज के, तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज का खुद होना भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? देखते हैं क्या फंक्शंस है। पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन सबसे पहला बेसिक फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का, जो उसके ओरिजिन होने का कारण है, पॉलिटिकल पार्टी के बनने का जो कारण है वो यही है कि उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करना है। अब आप सोच के देखो कि आप इलेक्शन में सपोज आप 18 ईयर्स अबव हो और आप वोट डालने जा रहे हो, और आपको पता चले कि वोट डालने के लिए आपके पास चॉइस ही नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टी है जिसको आप वोट डाल सकते हो, तो आप क्या कहोगे? आपको ये लगेगा ना कि वोट डालना जरूरी क्यों है, जब एक ही पार्टी है तो सारे वही जीत गई, उसी को जिता दो। तो पार्टीज का होना बहुत जरूरी है, और उनका सबसे बेसिक फंक्शन है सबसे पहले इलेक्शन कंटेस्ट करना। अगर पार्टीज नहीं होंगी तो लोगों के पास चॉइस ही नहीं रह जाएगी कि किसको इलेक्शन में वोट डाले और किसको नहीं डाले, किसको मौका दे सरकार बनाने का, किसको मौका नहीं दे। बाय डिफॉल्ट एक ही पार्टी हर बार बन जाएगी अपने आप। क्लियर? तो पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे बेसिक फंक्शन है कि वो पार्टीज के तरफ से इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं और लोगों को एक चॉइस ऑफर करते हैं कि उसकी पॉलिसी अच्छी नहीं है तो आप हमें अपनाओ। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट फंक्शन इज पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। सेकंड है पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। इनका जो सेकंड फंक्शन रहता है वो रहता है एजेंडाज, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। हर पार्टी के पास कोई ना कोई पॉलिसी, कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई ना कोई एजेंडा होना जरूरी है, क्योंकि जब कैंडिडेट्स के पास आप जाओगे तो क्या कहोगे उनको कि नमस्कार हमारे लिए वोट कीजिए। क्यों वोट कीजिए? आपके लिए क्या करोगे आप हमारे लिए? अगर कोई कैंडिडेट, वैसे तो आप देखो आजकल लोग इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं, आएंगे नमस्ते ओके जी हाँ आपके लिए वोट डाल देंगे, राइट। लेकिन अगर कोई इंटेलेक्चुअल कैंडिडेट पार्टिसिपेंट है या वोटर है, वो पूछे कि क्या करोगे आप हमारे लिए, हमें क्यों आपको चूज करना चाहिए, तो पार्टी के पास कुछ तो एजेंडा होना चाहिए ना बोलने के लिए कि भाई हाँ जी, अगर आप हमें वोट करोगे तो हम आपके लिए बदले में ये सब कुछ करेंगे। तो पार्टी की कोई पॉलिसीज होनी चाहिए, पार्टी की कोई आउटलुक होनी चाहिए कि इस एरिया में स्पोर्ट्स की कमी है, इस एरिया में हॉस्पिटल्स की कमी है, इस एरिया में स्कूल्स की कमी है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कमी है, यहाँ पे गांव का हाल बहुत बुरा है, सड़कों का हाल बहुत बुरा है, पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, बिजली की सप्लाई प्रॉपर नहीं है। तो हमें देना क्या है जनता को? क्लियर कट पॉलिसीज, एजेंडाज, प्रॉपर तरीके से डिसाइडेड चीजें होनी चाहिए जनता को ऑफर करने के लिए कि क्यों आप हमारे लिए वोट करें। तो हर पार्टी का अलग अलग एजेंडा हो सकता है, और बेसिकली आप देखोगे कि क्योंकि दिक्कतें तो सारी एक जैसी होती है ना हर इंसान की, तो एजेंडाज भी काफी हद तक इनके सेम ही होते हैं। तो हर पार्टी जो है अपनी अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो हैं
लोगों के सामने रखती हैं, जिनके बेसिस पे लोग डिसाइड करते हैं कि हमें किस पॉलिटिकल पार्टी को चुनना है। थर्ड इज पार्टी प्लेज अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग द लॉज फॉर द कंट्री। ऑब्वियस सी बात है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज में से ही तो ये पॉलिटिशियंस निकल के आएंगे ना, जो जीतेगा वो रूलिंग पार्टी में बैठेगा, जो हारेगा वो ऑपोजिशन पार्टी में बैठेगा। लेकिन अब आप देखो, जब रूलिंग पार्टी में आ गए तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी इन्हीं में से बनते हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लॉज बनाने में कंट्री का। यही पॉलिटिकल लीडर्स जो आम जनता में से उठ के आते हैं, इलेक्शंस जीतते हैं और उन्हें पावर में लाया जाता है, गवर्नमेंट फ्रेम करते हैं, उसके बाद यही पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर्स का हिस्सा बनके हमारे लिए, आम जनता के लिए काम करेंगे, लॉज बनाएंगे और उन्हें इंप्लीमेंट करवाएंगे। पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। यहां कंटेस्टिंग इलेक्शन बेसिक फंक्शन, किस लिए कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन? ताकि पावर में आए। और पावर में किस लिए आना है? क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट रन करनी है। अल्टीमेटली क्या करना चाहते हैं ये इलेक्शन जीत के? इलेक्शन जीत के कोई मिस वर्ल्ड की तरह सारे पूरी कंट्री में तो नहीं घूमेंगे ना। दे विल बी फॉर्मिंग द गवर्नमेंट फ्रेम करेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे। सो इनका जो बेसिक फंक्शन है वो है, बेसिक जो इनका मेजर जो टारगेट है, जो अल्टीमेट गोल है इनका, वो है टू रन द गवर्नमेंट फॉर द पीपल। सो पॉलिटिकल पार्टीज अगर नहीं होगी तो आपकी गवर्नमेंट भी नहीं बन सकती। तो आप समझ रहे हो कि पॉलिटिकल पार्टीज कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट? Those parties that loses in the election play the role of opposition. अब जो लोग जीत गए, जो कैंडिडेट्स प्रोजेक्टेड थे, जिनके फेवर में ज्यादा वोट डले, वो जीत गए। जो हार गए वो ऑपोजिशन पार्टी बनती है, जो जीत गई वो रूलिंग पार्टी बनती है। जितनी इंपॉर्टेंट आपकी रूलिंग पार्टी है उतनी ही इंपॉर्टेंट आपकी ऑपोजिशन पार्टी भी है। क्योंकि आप देखो, रूलिंग पार्टी जो है वो जनता के लिए काम करेंगे, राइट? लेकिन जो ऑपोजिशन पार्टी है वो जनता की वॉच डॉग का काम करेंगे। वो रूलिंग पार्टी की एक्टिविटीज पे नजर रखते हैं। जैसे आपका मीडिया होता है ना, वैसे ही काम आपका ऑपोजिशन पार्टी भी करती है। तो ऑपोजिशन पार्टी का होना और उनका एक कंजर्वेटिव क्रिटिसिज्म होना बहुत जरूरी है। कंजर्वेटिव नहीं, सॉरी, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से उनका होना बहुत जरूरी है। क्योंकि या तो ऑपोजिशन पार्टी फॉल्ट फाइंडिंग की तरीके से काम करे, या फिर एक कंस्ट्रक्टिव वे में अपना ओपिनियन देके काम करे कि यहां पर इस चीज की जरूरत है, आपने ऐसा नहीं किया, आपको ये करना चाहिए। क्लियर? तो जितना इंपॉर्टेंट आपका रूलिंग पार्टी का होना है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका ऑपोजिशन पार्टी का होना भी है। देन पार्टीज शेप द पब्लिक ओपिनियन। ये पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं ये कहीं ना कहीं लोगों की, आम जनता की आवाज हैं। क्लियर? अब हर जगह पे सब लोगों का होना तो पॉसिबल नहीं है ना, राइट? कोई इंसिडेंट हो गया है, कोई पॉलिसी बन रही है, कोई लॉ बन रहा है, तो आप पार्लियामेंट में सारे के सारे लोग तो उठ के नहीं जाओगे। लेकिन हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना हुआ है पार्लियामेंट में बोलने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ओपिनियन को ही वहां तक पहुंचा रहे हैं। जो जनता की राय है वो एक आवाज में उसे एक पॉलिटिकल लीडर की फॉर्म में पार्लियामेंट में जाती है, तो हमारे ही ओपिनियन को वो लोग वहां तक पहुंचा रहे हैं। देन parties provide people access to the government machinery and welfare scheme। कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ये गवर्नमेंट मशीनरी, मतलब आप देखो आम जनता जो है हर दिन प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं जाएगी अपने प्रॉब्लम्स को लेकर। तो हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट को, वो है इन पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू। आपने सीएम को चुना है, आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए को चुना है, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली पीएम को तो अप्रोच नहीं करोगे ना, आपके एरिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है आप उसको अप्रोच करोगे, आप अपनी प्रॉब्लम को उसके पास लेकर जाओगे। तो कहीं ना कहीं
वो जो आपका मिडिल में इंटरमीडिएट मतलब हमारा जो इंटरमीडिएट का पॉइंट है, जो मीडियम है हमारा गवर्नमेंट तक पहुंचने का, वो होता है हमारा पॉलिटिकल लीडर। तो ये ऑफर हमें तभी मिलेगी ना जब पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। अगर पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होंगी तो पॉलिटिकल लीडर्स कहाँ से होंगे? क्लियर? तो पॉलिटिशियंस जो हैं वो हमें हमारी गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, गवर्नमेंट जो है हमारी, उस तक पहुंचने का एक मीडियम है, हमें हमारी गवर्नमेंट को एक्सेस करने का एक मीडियम है। इज इट क्लियर? ये हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो हमारे लिए अलग अलग तरीके के जो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ये कंप्लीट फंक्शंस आपके 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। एक बार इसको क्विकली देख लेते हैं। कंटेस्ट इलेक्शंस, नंबर 1, फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, अलग अलग पॉलिसीज पे काम करते हैं, अलग अलग एजेंडाज होते हैं इनके। Parties play decisive role in making laws for the country. Parties form and run the government. They form the opposition. They shape the public opinion, and political parties provide people access to the government machinery. मतलब गवर्नमेंट तक पहुंचाने का हमारा मीडियम है पॉलिटिकल लीडर्स। इज इट क्लियर? ये आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा टॉपिक जो कि है नेसेसिटी। ओके, आई होप फंक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो फंक्शंस के बाद अब हम समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है या नहीं है, राइट? तो जहां आपने पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस समझ लिए ना, तो एक पॉइंट तो आपका वही क्लियर हो जाता है कि उन फंक्शंस की वजह से ही हमें समझ में आ जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज नेसेसरी है, उनका होना जरूरी है। क्योंकि जो कुछ वो हमें हमारे लिए कर रहे हैं, इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन शेप कर रहे हैं, गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, लॉज बना रहे हैं, हमें एक ऑप्शन दे रहे हैं, अपनी प्रेजेंस की वजह से हमें एक ऑप्शन दे रहे हैं, चॉइस दे रहे हैं कि अगर ये नहीं तो ये पार्टी, आप इससे इससे गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो जब ये फंक्शंस हम समझ में आ जाता है हमें, तो एक तरह से हमें समझ आ गया कि पॉलिटिकल पार्टी नेसेसरी है। लेकिन फिर भी कुछ एक और पॉइंट्स हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी को हम नेसेसिटी जब हम कहते हैं कि क्या उसकी नेसेसिटी क्या है, तो कुछ एक और पॉइंट्स हम उसमें इस टॉपिक में हम ऐड करेंगे। लेट अस सी कि पॉलिटिकल पार्टीज नेसेसरी क्यों है, राइट? The list of functions in the sense answer the question asked above. We need political parties because they perform these functions. Clear? सबसे पहले नेसेसिटी क्या है कि जो फंक्शंस हमने समझे हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज के, वही एक बात को क्लियर करती है कि उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ही पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है। इन अ वे उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत पड़ती है। देन but still we need to ask why modern democracy cannot exist without political party। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का जवाब अभी भी देना है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज के बिना क्यों नहीं चल सकती, राइट? We can understand the necessity of political parties by imagining a situation without political parties। आप सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, पॉलिटिकल पार्टीज के बिना आपकी क्या सिचुएशन रहेगी कि आप गवर्नमेंट फ्रेम करना चाहते हो लेकिन आपके पास कैंडिडेट्स ही नहीं है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। जिसका मन कर रहा है कोई भी खड़ा हो जा रहा है कि आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आई विल बी द सीएम ऑफ द कंट्री। तो कैसे इज इट पॉसिबल कि जिसका मन कर रहा है जो भी करना, उसके पास कोई एजेंडा है, और एजेंडा है भी तो अकेले कैसे कैरी फॉरवर्ड करेगा उस पूरे एजेंडा को? कैसे, किस तरीके से कंट्री को एक स्टेबल गवर्नमेंट दे पाएगा एक इंडिविजुअल आदमी? क्लियर? तो ये देखिए आप, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। हर कैंडिडेट जो है इलेक्शन में इंडिपेंडेंट होगा, अकेला लड़ रहा है, हमें उसके साथ पूरा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है उसके पीछे, अकेला ही वो इलेक्शन लड़ रहा है। तो क्या हमारा फेथ रहेगा इस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में कि ये एक अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता? So no one will be able to make any promises to the people about any major policy change। आप देखिए, जब पॉलिसीज बनती है तो वो किसी एक इंडिविजुअल आदमी के अकेले बेस पे नहीं बनती है, उसमें रूलिंग पार्टी प्लस ऑपोजिशन पार्टी, देयर आर सेवरल पीपल सिटिंग टुगेदर, बहुत से दिमाग इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, तब कहीं जाके आप एक अच्छी पॉलिसी अपने कंट्री के लोगों को दे पाते हो। तो अगर एक इंडिविजुअल आदमी कह रहा है कि आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आई विल बी द सीएम ऑफ द स्टेट,
क्या ये पॉसिबल है कि उस अकेले की दिमाग से कोई अच्छी पॉलिसी निकल कर आएगी या नहीं? The government may be formed but its utility will remain uncertain. कि गवर्नमेंट तो शायद वो एक अकेला आदमी बना लेगा, लेकिन अकेला आदमी वो करेगा क्या क्या, तो उसका जो यूटिलिटी है उसके बारे में कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा. Elected representative will be accountable to their constituencies for what they do in the locality, but no one will be responsible for how the country run. ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जिस जिस जगह से उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं वो शायद उस छोटे एरिया को तो डेवलप कर पाएंगे, लेकिन कंट्री कहाँ जाएगी इंडिपेंडेंट लोगों की गवर्नमेंट के अंडर? उनको लगेगा कि आज मेरे पास सिचुएशन खराब हो रही है, मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता, तो आज के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं, आप अपने आप देख लेना कैसे होगा. क्या आप इंडिपेंडेंट इंसान पे डिपेंड कर सकते हो अपनी पूरी कंट्री को रन करने के लिए? हो सकता है एक छोटे एरिया की डेवलपमेंट में एक इंडिविजुअल कारगर साबित हो, सक्सेसफुल हो सके, लेकिन एक कंट्री को गवर्न करने के लिए, एफिशिएंट सिस्टम से गवर्न करने के लिए आपको पॉलिटिकल पार्टीज या ग्रुप ऑफ पीपल का होना जरूरी है. आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, डिक्टेटर्स भी जो होते थे वो सामने अकेले आते थे, लेकिन उनके भी तो कोई ना कोई कोर मेंबर्स होते थे ना जिनसे वो कुछ डिस्कस करते थे. हिटलर के साथ भी तो कितने लोग थे जो नाजिज्म की पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे थे और प्रोपोगेट कर रहे थे, तो किसी के साथ तो डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे इंडिविजुअल आदमी जो है कभी भी एक स्टेबल और रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं दे सकता, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज नेसेसिटी है. आई होप सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा. We can also think about it by looking at non-party based election. Non-party based election, अब non-party based election का क्या मतलब है? Non-party based election कहाँ होते हैं? आपके पंचायत के इलेक्शंस हैं वो non-party based होते हैं. क्लियर? कहने को वो non-party based होते हैं, लेकिन क्या सही मायने में ऐसा है कि भाई वो लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करते? आगे पढ़ते हैं इसको, पहले फिर मैं समझाऊंगी आपको. Although the parties do not contest formally, it generally noticed that the village gets split into more than one faction, each of which puts up a panel of its candidate. This is exactly what the party does. कि आप देखिए स्टार्टिंग किससे है? नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन. जो पंचायत के इलेक्शंस है, जो आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस है, वो नॉन पार्टी बेस्ड होते हैं. वो किसी पार्टी के नाम पे वहां पे इलेक्शंस नहीं कंटेस्ट किए जा रहे. क्लियर? उसमें सिर्फ विलेज के लोग हैं. विलेजर्स जो हैं अपने अपने डिजायर्ड कैंडिडेट्स को आगे प्रोजेक्ट करता है इलेक्शन में कि आप इनको वोट डालो. ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि विलेज जो है वो बट जाता है, अलग अलग गुटों में बट जाता है, और कहीं ना कहीं आप अगर इंटरनली उसको देखोगे तो किसी ना किसी गुट की एसोसिएशन किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से होती है. फॉर्मली नहीं, इनफॉर्मल बेसिस पे. इनफॉर्मल बेसिस पे, अंदरूनी बेसिस पे आप देखोगे एक गुट ये है, एक गुट ये है, एक गुट ये है, तो कहीं ना कहीं आप अंदरूनी बेसिस पे देखोगे कि इस गुट को कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही होगी, चाहे वो फॉर्मली उस इलेक्शन का हिस्सा नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं ये नहीं बोला कि भाई बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी जो है वो पंचायत में अपने अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे, क्योंकि वो जनता की अदालत है, जनता की गवर्नमेंट है, जो कि गांव के लोगों द्वारा चुनी जाएगी और गांव के लोगों से ही बनी होगी. लेकिन कोई ना कोई एसोसिएशन तो उस इंसान की होगी ना जो सरपंच के इलेक्शन के लिए लड़ रहा है, खड़ा हो रहा है. तो आप देखोगे कि ना चाहते हुए भी हम हमारे जो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस है, ना चाहते हुए भी वो कहीं ना कहीं पार्टी बेस्ड हो ही जाते हैं इनफॉर्मल तरीके से. क्लियर? तो जब इनफॉर्मल तरीके से हमें पार्टी बेस्ड ही होना है, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज का होना गलत क्यों है? तो नेसेसिटी हुई ना अपने आप में. क्लियर? Although the parties do not contest formally, it's generally noticed that village gets split into more than one faction, each which puts up the panel of its candidate. This is exactly what the party does. This is the reason we find political parties in almost all the countries of the world, whether these countries are big or small, older or new, developed or developing. कि आपके नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन भी कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज्ड होते हैं, उसमें भी आपको पॉलिटिक्स देखने को मिलती है. तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है, चाहे कोई देश बड़ा है चाहे छोटा है,
पॉलिटिकल पार्टीज तो एग्जिस्ट करती ही करती है। आई होप आपको ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। देन the rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracy. Political parties जो हैं, जितनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होगी, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज कौन बना रहे हैं, वो लोग ही तो बना रहे हैं, और जब वो कैंडिडेट्स चुने जाएंगे तो वो लोगों के लिए ही काम करेंगे और वो लोगों की ही आवाज को पार्लियामेंट तक लेकर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, क्योंकि हर जगह पे देश की पूरी जनता का होना पॉसिबल नहीं है। अगर पार्लियामेंट में एक पॉलिसी बन रही है, एक लॉ बन रहा है, तो सारी की सारी जनता जो आपकी जितनी भी अडल्ट पॉपुलेशन है वो पार्लियामेंट तो नहीं पहुंच सकती ना अपनी राय देने के लिए। लेकिन हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हुए हैं, जो कुछ भी वो वहां बोल रहे हैं वो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, वो जनता की आवाज है, जो जनता चाहती है वो वही बोल रहे हैं। इसलिए उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। डेमोक्रेसी में उनको पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है। As we have seen, large scale society need representative democracy. As societies become large and complex, they also need some agencies to gather different vision on various issues and to present these to the government. They needed some way to bring various representatives together so that responsible government could be formed. They needed mechanism to support or restrain the government, make policies, justify or oppose them. Political parties fulfill these needs that every representative government has. We can say that parties are necessary condition for the democracy. तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो लीडर्स चुन लिए जाते हैं, वो जनता की आवाज है। जब वो इकट्ठे होकर गवर्नमेंट फ्रेम करते हैं तो वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। उन पॉलिसीज को आगे जाने देंगे जिसमें जनता राजी है, उन पॉलिसीज को रोक दिया जाएगा जो जनता के अगेंस्ट है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पॉलिटिकल पार्टी आपको एक अकाउंटेबल, एक रिस्पॉन्सिबल और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। तो ये एक मशीनरी है जो जनता के लिए काम करती है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है। तो आई होप आपको पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन, सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन, उसके 3 कंपोनेंट्स, उसके फंक्शंस और उसकी नेसेसिटी, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। क्लियर? पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर। उनका मकसद क्या है? पावर में आना। इलेक्शन लड़ेंगे, पावर में आएंगे, और पावर में क्यों आएंगे? क्योंकि वो सरकार बनाना चाहती हैं, और सरकार बना के वो जनता के लिए काम करना चाहती है। हर पॉलिटिकल पार्टी की कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है, कोई ना कोई बेसिक आइडिया होता है जिसके अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं, राइट? कोई ना कोई, मतलब किसी ना किसी एक एस्पेक्ट को अडॉप्ट करते हैं, एक आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, और उसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं। उनका कुछ एजेंडाज होते हैं जो लोगों के सामने वो रखते हैं, और लोगों को परसुएड करते हैं कि आप हमारे फेवर में वोट डालिए। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे कैंडिडेट्स जीत जाते हैं, मेजॉरिटी बनती है, तो वो गवर्नमेंट बनाते हैं, अगर नहीं जीतते तो वो ऑपोजिशन बनाते हैं। इज इट क्लियर? और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस वो हमारे लिए परफॉर्म करते हैं। तो उन फंक्शंस को जब हमने जान लिया तो हमें क्लियर हो जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज नेसेसरी है, और उस नेसेसिटी के साथ हमने कुछ और पॉइंट्स जोड़ दिए जो ये जस्टिफाई करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी क्यों है। आई होप यहां तक आपको चैप्टर क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेसेसिटीज, हमने कर लिया है। देन ऑलराइट, तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, अब हम देखेंगे कि कितनी पार्टीज का होना सही है एक कंट्री के लिए। क्या एक सिंगल पार्टी एक कंट्री को एफिशिएंटली गवर्न कर सकती है, या कोई 2 पार्टीज या फिर बहुत सारी पार्टीज को अलाउड होना चाहिए एग्जिस्टेंस के लिए? क्लियर? तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। क्लियर? हाउ मेनी पार्टीज शुड बी देयर, whether it should be single party, one party,
टू पार्टी सिस्टम या फिर आपका मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो अलाउड होना चाहिए। क्लियर? राइट, लेट अस सी कि कितनी पार्टीज का होना जरूरी है। सबसे पहले है वन पार्टी सिस्टम। अब वन पार्टी नाम से ही पता चल रहा है जिसमें आपकी सिंगल पार्टी एग्जिस्ट करती है या कंट्रोल करती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? आपने 9th क्लास चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना, 9th क्लास में हमने ये चैप्टर किया था कि चाइना जो है कम्युनिस्ट पार्टी, डेमोक्रेसी जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने ये चैप्टर में पढ़ा था कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो दूसरी किसी पार्टी को ऑपरेट करने ही नहीं देती। पार्टीज हैं वहां पर, लेकिन वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी का रूल चलता है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। क्लियर? the only one party is allowed to control and run the government. These are called one party systems. We noted that in China only the communist party is allowed to rule. Although legally speaking people are free to form political parties, it does not happen because the electoral system does not permit free competition for power. Clear? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारी पार्टीज एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो आपका मेजर होल्ड रखती है चाइना की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। वही पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन सी पार्टी और हैं जो कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शंस, वही पार्टी डिसाइड करती है कि कौन कैंडिडेट कहां से इलेक्शन लड़ेगा। तो चाइना जो है आपका वो वन पार्टी सिस्टम पे चलता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका टू पार्टी सिस्टम, जहां पे दो पार्टीज जो हैं वो मेजर पार्टीज का रोल प्ले करती है। In some countries, power usually changes between two main parties. Clear? जैसे आपने देखा ना, एक टाइम पे इंडिया में भी दो पार्टीज का रूल चलता था। जब तक यहाँ पर अलायंस का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, जब तक यहाँ पे कोलिजन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, तब तक आप देखो कहीं ना कहीं पार्टीज एग्जिस्ट कर रही थी, बहुत सारी पार्टीज थी, लेकिन मेजरली पावर जो चेंज होता था, एक्सचेंज होता था, वो दो पार्टीज के बीच में होता था, बीजेपी एंड कांग्रेस। क्लियर? तो ये टू पार्टीज का सिस्टम में क्या रहता है, इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज, सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट, के बहुत सी और पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो मेजर पॉलिटिकल ऑपरेशंस चलते हैं वो दो ही बड़ी पार्टीज के बीच में चलते हैं। जनता रोटेट करती है पार्टीज को, एक टाइम पे एक पार्टी, 5 साल के बाद दूसरी पार्टी, 10 साल के बाद दूसरी पार्टी, या फिर 5 साल के बाद दूसरी पार्टी को जो है चांस दिया जाता है। Several other parties may exist, contest election and win few seats in the national legislature, but only the two main parties have a serious chance of winning majority of seats to form the government. Such a party system is called two-party system. The United States of America and United Kingdom are example of two-party system. ये 1-1 मार्क में या एग्जाम्पल्स भी आपने इसकी याद रखने हैं। अब टू पार्टी सिस्टम में क्या हो रहा है कि कंटेस्ट तो बहुत सारी पार्टीज कर रही है, इलेक्शंस तो बहुत सारी पार्टीज कंटेस्ट कर रही है, लेकिन जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स है वो तो कुछ ही पार्टी निकाल पाती है ना। तो यहाँ पे दो मेजर पार्टीज हैं जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं उनके जीतते हैं, बाकी मेजरली बाकी छोटी छोटी जो पार्टीज हैं उनको एक आधी सीट्स पे कहीं पर वो जीत जाते हैं, लेकिन एक आधी सीट से गवर्नमेंट तो नहीं फ्रेम होती ना। तो जिनके पास मेजॉरिटी है, ज्यादा सीटें आई है, वही लोग गवर्नमेंट फ्रेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे टू पार्टीज जो हैं वो डोमिनेट करती है, जैसे आपका एग्जांपल दिया हुआ है यूके और यूएस का। इज इट क्लियर? वन पार्टी सिस्टम जैसे चाइना में चलता है, कम्युनिस्ट पार्टी ही सब कुछ डिसाइड करेगी, कौन कंटेस्ट करता है इलेक्शन, कौन नहीं करेगा, किस पार्टी को एग्जिस्ट ही नहीं करने दिया जाएगा, या किस पार्टी को आप पार्टी तो बना लो लेकिन आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट? ये कम्युनिस्ट पार्टी डिसाइड करती है, तो वहां पे वन पार्टी सिस्टम है। यूएसए और यूके का हमने एग्जाम्पल पढ़ा है, यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करती है लेकिन गुड नंबर ऑफ सीट्स नहीं निकाल पाती। तो दो मेजर पार्टीज हैं जो यहाँ पे अच्छी सीट्स निकाल के गवर्नमेंट फ्रेम करती हैं, एक मेजॉरिटी में आती है, एक माइनॉरिटी में आती है, दैट मीन्स एक रूलिंग पार्टी बन जाती है और बाकी सारी ऑपोजिशन पार्टीज बन जाती है। क्लियर? टू पार्टी सिस्टम।
देन वी हैव द मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी कंट्री इंडिया। आप देखिए कितनी पार्टीज हैं जो हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं, और आप देखिएगा कुछ पार्टीज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है गवर्नमेंट फ्रेम करने में। अच्छे खासी सीट्स जो है वो जीत कर लेकर आती हैं, और गवर्नमेंट के साथ या तो अलायंस करेंगी, गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगी उनकी गवर्नमेंट फ्रेम करने में। दैट मीन्स अलग अलग पार्टीज की इक्वल इंपॉर्टेंस है, राइट। एक टाइम था जब सिर्फ हमारे यहाँ भी दो ही पार्टीज डोमिनेट करती थी, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे स्टेट पार्टीज और रीजनल पार्टीज बहुत स्ट्रांग हो रही हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो लोग भी अच्छी खासी सीट्स जो है इलेक्शंस में निकाल लेती हैं, तो उनका भी हाथ गवर्नमेंट के बनने और गिराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। If several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to the power, either on their own strength or in alliance with others, we call it multi-party system. Is it clear? Multi-party system क्या होता है कि बहुत सारी पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही पार्टीज अच्छी सीट्स निकाल पाई हैं, दो से ज्यादा हो सकता है, चार पार्टीज ने बहुत अच्छी सीट्स ले ली है, 90 सीट्स टोटल है, 48 एक के हिस्से में आ गई है, 37 एक के हिस्से में आ गई है, 6 सीट्स एक के हिस्से में आ गई है, 6 सीट्स एक के हिस्से में आ गई है, तो वो 6 और 6 12 इकट्ठी हो जाएंगी। या तो वो रूलिंग पार्टी जिनके पास 48 सीट्स है उनके साथ ऐड हो जाए और वो पार्टी बना ले, लेकिन अगर रूलिंग पार्टी जो 48 सीट्स वाला है उनको हराना है तो 37 वाले के साथ भी तो मिल सकते हैं ना। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे, आई विल शो यू हियर विद एन एग्जांपल हियर कि किस तरीके से मेजॉरिटी जो है हासिल की जा सकती है। आप सपोज करें कि टोटल 90 सीट्स हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, राइट। एक को मिल गया है 48 सीट्स मिल गई है एक पार्टी को, एक को मिली है 37 सीट्स, राइट। बाकी छोटी छोटी जो और पार्टीज है उनके पास भी कुछ एक सीट्स है, राइट। तो अभी यहाँ देखिए, यहाँ पर ये पार्टी जो है वो क्लियर कट मेजॉरिटी से अपनी सीट अपनी वो बना रही है, अपनी गवर्नमेंट फ्रेम कर सकती है, क्लियर, क्योंकि इनके पास 50% से ज्यादा सीट्स आ गई है ना, तो ये क्लियर कट अपना सीट्स बना सकती है। लेकिन अगर ये जो पार्टी बी है, ये पार्टी ए हम ले लेते हैं और ये पार्टी बी हम ले लेते हैं, राइट। 37 एंड 10 विल बी 47 प्लस 1 11 सीट्स इनको चाहिए इनके बराबर आने के लिए। तो 11 सीट्स अगर यहाँ पे सी के पास 5 सीट्स हैं और डी के पास 6 सीट्स हैं, तो ये टोटल 11 हो जाएगी ना। अब इन पार्टीज को जहां से भी जिस भी पार्टी से एक अच्छी ऑफर आएगी ये जाके उनको मिल लेंगे, उनके साथ गवर्नमेंट फ्रेम करेंगे। वैसे तो ये गवर्नमेंट फ्रेम कर सकती हैं, लेकिन अगर ये पार्टीज इकट्ठी हो गई, तीनों की तीनों पार्टीज अगर इकट्ठी हो गई तो ये भी तो इनके बराबर हो जाएगी ना, तो ये भी गवर्नमेंट फ्रेम कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, मेजॉरिटी हासिल करने के लिए ए पार्टी और बी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगी कि ये सारे कैंडिडेट्स जो है इनके साथ या इनके साथ मिल जाए, जो भी इनको अच्छा ल्योर देगा, अच्छी ऑफर्स देगा, ये उनके साथ मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? और अगर कहीं यहाँ पर नंबर और कम होता, अगर यहाँ पर नंबर बाय चांस अगर यहाँ पर नंबर 42 होता तो जाहिर सी बात थी कि इनको इनके पीछे पड़ जाना पड़ता कि आप हमारे साथ मिलके हमें सपोर्ट करो और हमारी गवर्नमेंट बनाने में मदद करो। तो ये है आपका मल्टी पार्टीज का सिस्टम कि जहां पर आपकी छोटी छोटी पार्टीज भी जो हैं, छोटी नहीं है एग्जैक्टली वो, अब जब अच्छी सीट्स निकाल पा रही हैं तो वो छोटी नहीं है, क्लियर। तो दो पार्टीज के अलावा और भी पार्टीज हैं जो अच्छी सीट्स निकाल रही हैं, अच्छे नंबर ऑफ सीट्स निकाल रही हैं और गवर्नमेंट फ्रेम करने में वो मदद करती हैं, अलायंस क्रिएट करती हैं, कोलिजन गवर्नमेंट बनाती हैं। बदले में उनको भी जाहिर सी बात है कुछ तो देना ही पड़ेगा ना, पॉलिटिक्स है,
तो कुछ लेन देन होगा, कोई अच्छा पोर्टफोलियो, कोई अच्छा डिपार्टमेंट वो मांगेंगे अपने लिए, कोई पोजीशन वो मांगेंगे अपने लिए, तभी सपोर्ट करेंगे ना। तो इस तरीके से मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पार्टीज इकट्ठे होकर गवर्नमेंट जो है वो फ्रेम करती हैं। और ऐसा सिनेरियो हमारी कंट्री में पहले नहीं था। पहले जो है आपकी कांग्रेस, बीजेपी, मेजरली इन्हीं के बीच में जो है गवर्नमेंट रोटेट होती थी। लेकिन अब जब से स्टेट पार्टीज, रीजनल पार्टीज जो है वो बहुत स्ट्रांग हो रही हैं पॉलिटिकली, तो कहीं ना कहीं कोलिजन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट जो है या अलायंसेस का कॉन्सेप्ट जो है वो आना शुरू हो गया है। इसलिए उसमें बहुत सारी पार्टीज जो है वो इकट्ठी होकर गवर्नमेंट बनाती है। सो if several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to the power either on the strength of their own or alliance with others, we call it multi party system। या तो अकेले ही एक पार्टी ने इतनी सीट्स ले ली है कि वो अपनी मेजॉरिटी खुद हासिल कर गए, उन्हें किसी का सपोर्ट नहीं है, या फिर थोड़े बहुत उनके पास कैंडिडेट्स कम पड़ रहे हैं तो वो दूसरी पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने साथ जोड़ लेते हैं, उसे कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। क्लियर? Thus, in India, we have multi-party system. In this system, the government is formed by various parties coming together in a coalition. When several parties in multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, it is called alliance. इलेक्शन से पहले जब बहुत सारी पार्टी इकट्ठी हो जाती हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा पार्टीज इकट्ठी हो जाती है और वो कहती है कि हम एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे और हमारे जो भी विनिंग कैंडिडेट्स होंगे हम इकट्ठे गवर्नमेंट बनाएंगे, तो इलेक्शन से पहले जो है वो अलायंस बनती है। और इलेक्शन के बाद में जब मेजॉरिटी को सपोर्ट चाहिए होता है, जो बड़ी पार्टी है उसके पास अगर दो चार कैंडिडेट्स की कमी है और वो दूसरी पार्टी से उन कैंडिडेट्स को लेकर आ रहे हैं, उसे कहा जाता है कोलिजन। इलेक्शन से पहले अलायंस और इलेक्शन के बाद कोलिजन। इज इट क्लियर? For example, in India, there were 3 such major alliances in 2004 parliamentary election. The National Democratic Alliance, जिसे हम NDA सरकार कहते हैं, National Democratic Alliance, the United Progressive, जिसे हम UPA सरकार कहते हैं, and the Left Front. The multi-party system often appears very messy and leads to political instability. At the same time, this system allows variety of interest and opinions to enjoy political representation. अब मल्टीपल पार्टी सिस्टम के दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं, इसमें एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है कि जब अलग अलग ग्रुप के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लीडर्स इकट्ठे काम करेंगे तो हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन जो है मिलती है। क्लियर? ये तो इसकी एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? कोलिजन गवर्नमेंट, कभी भी अगर आपसे सपोर्ट खींच लिया उन लोगों ने जिन्होंने आपको गवर्नमेंट बनाने में सपोर्ट किया है, तो आपकी सरकार कभी भी गिर सकती है। या कभी कभी ऐसी डिमांड्स कर बैठते हैं कोलिजन गवर्नमेंट में, या सपोर्ट करने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं वो मेजर पार्टी से ऐसी डिमांड्स कर बैठते हैं जो पूरी करना पॉसिबल नहीं है। अगर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनने की बात हो जाए तो कौन ऐसा चाहेगा कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर किसी और पार्टी का आदमी जो है उसको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए? क्लियर? या फिर कोई बड़े पोर्टफोलियो की डिमांड कर लेते हैं जो कि देना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में जो सपोर्टिंग कैंडिडेट्स हैं वो अपना सपोर्ट कभी भी खींच सकते हैं और गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। एक इनस्टेबिलिटी का चांस जो है यहाँ पर बना रहता है। इसलिए मेजरली हर पॉलिटिकल पार्टी यही चाहती है कि हमारी क्लियर कट मेजॉरिटी आए और हम किसी और के सपोर्ट के बिना ही गवर्नमेंट बना सके। इज इट क्लियर? तो ये था आपका टॉपिक कि कितने सिस्टम्स ऑफ पार्टी होते हैं और कौन सा, अब हम क्वेश्चन का आंसर देंगे कि कौन सा पार्टी सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। क्लियर? 1 party system, 2 party system and then multi party system. Now the question is which is the best system? कि best system क्या है? अब देखिए, first I'll explain then we will read it from here कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी सिस्टम बेस्ट या अनबेस्ट नहीं होता। क्लियर? कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि अच्छा है या बुरा है। आपकी अपने कंट्री के सर्कमस्टेंसेस, उनका हिस्टोरिकल पास्ट, आपकी ज्योग्राफिकल एक्सपेंस कितना बड़ा है, आपकी डाइवर्सिटी,
कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करेगा कि आपके लिए कौन सा सिस्टम बेस्ट है। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया जैसी इतनी बड़ी ज्योग्राफिकल लोकेशन, इतनी डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन को हमारे लिए वन पार्टी सिस्टम अच्छा है। कैसे अच्छा है? या फिर हमारे लिए टू पार्टी सिस्टम अच्छा है? क्लियर? ना तो हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतनी डाइवर्सिटी को हम वन पार्टी सिस्टम से रिप्रेजेंट कर सकते, ना टू पार्टी सिस्टम से रिप्रेजेंट कर सकते। तो हमें सूट करता है मल्टी पार्टी सिस्टम। क्यों? क्योंकि हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, हमारी सिचुएशन ऐसी है, हमारी कंट्री की सिचुएशन ऐसी है कि हम बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारी डेमोक्रेसी में इतनी डाइवर्सिटी है, इतना रिलीजन है, इतनी लैंग्वेज है, हमें उन सबको साथ लेकर चलना है, इसलिए हमें मल्टी पार्टी सिस्टम सूट करता है। क्लियर? तो कंट्री टू कंट्री, टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कि किस टाइम पे आपको क्या सिस्टम सूट करता है, आप उसको उस हिसाब से अडॉप्ट करते हो। अब इंडिया में ही देखो आप, हमने टू पार्टी सिस्टम भी तो रखा ना। तो टू पार्टी सिस्टम जब सूटेबल था तब हमने टू पार्टी सिस्टम अपनाया, लेकिन अब हमें मल्टी पार्टी सिस्टम सूट करता है तो हम मल्टी पार्टी सिस्टम से गवर्नमेंट चला रहे हैं। क्लियर? तो ये कोई क्लियर कट क्राइटेरिया नहीं है इस बात का कि कौन सी पार्टी बेटर है, पार्टी सिस्टम बेटर है और कौन सी अडॉप्ट करने चाहिए। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन टू सिचुएशन। पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। कोई कंट्री चूज नहीं कर सकती कि कौन सा पार्टी सिस्टम उसके लिए बेटर है। इट इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, its social and regional divisions, its history of politics and its system of election. Clear? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेगा कि आपको किस टाइम पर क्या सूट करता है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना पार्टी सिस्टम अडॉप्ट करते हो। These cannot be changed very quickly. Each country develops a party system that is conditioned by its special circumstances. Clear? कि हर पार्टी, हर कंट्री जो है वो अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली चूज करेगी कि कौन सा पार्टी सिस्टम आपको सूटेबल रहेगा किस टाइम पे। इज इट क्लियर? For example, if India has evolved a multi-party system, it is because the social and geographical diversity in such a large country is not easily observed by two or even three parties. No system is ideal for all the countries at all the situation. अब इंडिया का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि इंडिया जो है इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इंडिया को ना तो हम टू पार्टीज और ना ही इवन थ्री पार्टी सिस्टम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेटाज हैं हमारी सोसाइटी में, कुछ सोशल बेसिस पे, कुछ इकोनॉमिक बेसिस पे, कुछ जेंडर बेसिस पे, जिनको सबको रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है। इसलिए हम मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। आई होप समझ में आ गया है आपको कि हर कंट्री की अपनी अलग सिचुएशन होती है जिसके अकॉर्डिंगली वो अपने पार्टी सिस्टम्स को डिसाइड करते हैं और अडॉप्ट करते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही पार्टी सिस्टम सारी जिंदगी उस कंट्री में चलता रहे। हो सकता है एक टाइम पे वन पार्टी, एक टाइम पे टू पार्टी और एक टाइम पे मल्टी पार्टी सिस्टम्स उन्हें फॉलो करने पड़े। तो इसका कोई क्लियर कट क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि किस तरीके से पार्टीज को चुनना चाहिए, कौन से पार्टी सिस्टम्स को अडॉप्ट करना चाहिए। आई होप यहाँ तक चैप्टर आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टीज, जिसमें हम समझेंगे कि इनकी आइडेंटिटी कैसे दी जाती है, कि हम किसी को रीजनल पार्टी कह रहे हैं, किसी को स्टेट पार्टी कह रहे हैं, रीजनल और स्टेट पार्टीज या फिर नेशनल पार्टी। तो दिस टॉपिक वी विल डू इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। टिल देन, bye bye and take care. God bless you all.